वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना 11th बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में अब तक जो हम मेन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंश्योरेंस का मीनिंग, इनके अंदर जो मेन टर्म्स यूज़ होती थी लाइक पॉलिसी, प्रीमियम, इंश्योर्ड, सम एश्योर्ड, कुछ मेन टर्म्स थी जो सारी मैंने आपको बता दी थी। देन फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस करवाना क्यों ज़रूरी है, कि इससे हमें प्रोटेक्शन मिल रही है या हमारी जो छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं, फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोनस इंटरेस्ट के साथ वो पैसा हमें वापस मिल जाता है। इंश्योरेंस की वजह से आज कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि कमीशन बेसिस पे कई एजेंट होते हैं जो कस्टमर लाने का काम करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे इंश्योरेंस के अपनी लास्ट वीडियो में, वो सब आपको क्लियर है। और इसी होप के साथ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, कि जब एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं दो पार्टीज़, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंश्योर्ड, तो उन दोनों के अंदर क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स में हमने ये देखना है कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी ज़रूरी होती है जब हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है, बिल्कुल इजी, नेम से आपको क्लियर हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? गुड फेथ का, जहाँ पर ये कहा गया है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को ही अपनी अपने साइड से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी करनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन उन दोनों को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत है वो उनको डिस्क्लोज़ कर देनी चाहिए। मीन्स एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे वो कौन है, इंश्योरर या कौन है, इंश्योर्ड, they must disclose each and every information, ओके। जो इंश्योरेंस कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस करवा रहा है इंश्योर्ड, दे बोथ मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर की जानी चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्लाइंट को सब बता देना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस में उनको पैसे मिलेंगे, क्लेम मिलेगा, कौन सी कंडीशंस में उनको क्लेम नहीं मिलेगा, कब तक के लिए उनको प्रीमियम पे करना है, या अदर जो भी टर्म्स और कंडीशंस होंगी आपको अपने क्लाइंट को सब कुछ क्लियर करना है। उसी तरह जो इंश्योर्ड है, जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, उसको भी सब कुछ बताना है। लाइक मैं लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ, ठीक है, और मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, मुझे 5-10 तरह की बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो आप जब इंश्योरेंस करवा रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी को बताओ कि मैं किस किस चीज़ से, किस किस बीमारी से सफ़र कर रही हूँ, कौन सी इलनेस मुझे ऑलरेडी है, क्या पता वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैटर करती हो, ठीक है। आज हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, 10 दिन बाद ही हम किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, ठीक है, हमारी डेथ हो जाती है। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवाते टाइम वो चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं की थी। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड, दे बोथ मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। एक दूसरे को सारी मेन बातें बताओ, एक दूसरे से कुछ भी छुपाओ मत। उसके बाद अपना देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यहाँ क्या कहा गया है कि जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी or life of which he is taking
इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ क्या कहा गया है कि जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है, जिस भी प्रॉपर्टी का या जिस भी लाइफ का, जिस भी पर्सन का वो इंश्योरेंस करवा रहा है, जिसके लिए वो प्रीमियम पे कर रहा है, उसके साथ उसकी कुछ अटैचमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक मेरी कोई प्रॉपर्टी है, कल को उसको आग लग जाती है, नुकसान मेरा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसका इंश्योरेंस करवाती हूँ तो मुझे कंपनसेशन मिलेगी, मेरी सिचुएशन कुछ ना कुछ संभलेगी, ठीक है। मतलब मैं अफेक्ट हो सकती हूँ ना, अगर मेरी प्रॉपर्टी को या मेरे सामान को कुछ आग लग जाए, वो चोरी हो जाए, मेरे पास कोई कार है वो डैमेज हो जाए एक्सीडेंट में, तो उन सब चीज़ों से मैं अफेक्टेड हो सकती हूँ, मेरा लॉस होगा। इसीलिए मैं आज उसका इंश्योरेंस करवा रही हूँ कि कल को मुझे कंपनसेशन मिल जाएगी। या लाइफ, खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम तक मेरा पैसा सेफ हो जाएगा, अगर उस ड्यूरेशन में कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो मेरी फैमिली तो एटलीस्ट सेफ है, मेरी फैमिली को तो प्रोटेक्शन मिल रही है कि जो सेविंग मैंने की वो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, मेरी फैमिली को, ठीक है। मुझे कुछ नहीं हुआ, हम पॉजिटिव होके चल रहे हैं कि हमने प्रीमियम का अमाउंट पे किया रेगुलरली और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पैसा मुझे मिल जाएगा, वो मेरे काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हो किसी की लाइफ का, लाइक हस्बैंड वाइफ का हम एग्जांपल लें तो हस्बैंड का वाइफ की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो हस्बैंड अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, पॉलिसी करवा सकता है, ठीक है। या जिस भी प्रॉपर्टी का करवा रही हूँ मैं उसकी ओनर हूँ, अगर वो अफेक्टेड होगी, वो डैमेज होगी, मेरा नुकसान हो सकता है, तो आज ही सेफ जोन में रहने के लिए मैं उसका इंश्योरेंस करवा देती हूँ, ठीक है। तो हमारे ये दोनों प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ आ गए। फर्स्ट था अटमोस्ट गुड फेथ, मीन्स कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं है, जो भी वैल्यूएबल, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। और अभी हमने क्या किया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जो जिस भी प्रॉपर्टी का, जिस भी लाइफ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अलग अलग तरह के इंश्योरेंस में ये सिचुएशन अलग अलग होती है। किसी इंश्योरेंस में कहा जाता है कि जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और कोई इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें लॉस के टाइम पे, डैमेज के टाइम पे, जब हैपनिंग ऑफ इवेंट होती है उस टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दैट डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस। तो जब वो मैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस आपको करवाऊंगी उसमें हम कवर करेंगे। सिंपली अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योर्ड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में या उस लाइफ में जिसका वो इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसको अब आप ध्यान से समझें। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या कहा गया है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का, से आपने गुड्स का, अपने गोडाउन में पड़े हुए स्टॉक का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपको ये बोलता है कि जितना आपका लॉस होगा उतना आपको कंपनसेट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है, ये कोई प्रॉफिट कमाने का सोर्स नहीं है इंश्योरेंस, कि मेरा 5,000 का नुकसान हो गया और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिखाया कि मेरा 10 का नुकसान हो गया है और मैंने उनसे 10,000 रुपये ले लिए। 5,000 का नुकसान हुआ है तो मैक्सिमम आपको 5,000 रुपीज़ तक ही मिलेंगे। इसमें आप प्रॉफिट नहीं, इसमें आप लॉस को कंपनसेट कर सकते हो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है तो ठीक है मुझे इतना रिकवर करना है, लेकिन ये कोई प्रॉफिट अर्निंग वे नहीं है आपका। प्रॉफिट के लिए कोई सोर्स नहीं है कि चलो जी यहाँ पे ज़्यादा लॉस दिखा के पैसा कमा लेते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है, इंश्योर्ड विल बी पेड कंपनसेशन। इंश्योर्ड को, ठीक है, जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसको हम कॉम्पनसेशन पे करेंगे, बट कितनी, इक्वल टू लॉस इनकर्ड ओनली, जितना लॉस हुआ सिर्फ उस तक, उस लिमिट तक, ठीक है। ही कैन नॉट गेट एनी प्रॉफिट आउट ऑफ इट। आप इसमें से कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल कि आपकी जो कॉम्पनसेशन है वो कितनी रहेगी, सिर्फ उतनी जितना कि आपको लॉस हुआ है, और आप जो है इसमें से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एग्जांपल लें, आपका जो स्टॉक पड़ा था वो 50,000 का था,
जबकि उसमें से फायर की वजह से लॉस कितना हो गया आपका, लॉस ड्यू टू फायर 30,000 का माल जल गया। ओके, 50,000 रुपये का स्टॉक गोडाउन में पड़ा था, जबकि आग लगने से नुकसान सिर्फ 30,000 का हुआ है। 20,000 का सामान आपका बिल्कुल सेफ पड़ा है, तो आपको कॉम्पनसेशन कितनी मिलेगी, इक्वल टू 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये की। ठीक है, सारा माल नहीं जला, जो सेफ है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ पे नहीं करेगी, पर जितने सामान में आग लगी है हमें सिर्फ उतने के लिए ही पे किया जाएगा। ओके ओके, अभी आप अपने 4th पॉइंट पे आ जाएं। ये 3 हमारे प्रिंसिपल्स हो चुके हैं बहुत अच्छे से, साथ साथ इसके नोट्स बना लें आप, ठीक है, जो आपको काम आएंगे। 4th हम देख रहे हैं अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मीन्स, सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्रोगेट करना, हैंड ओवर करना प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन करेगा, किसको करेगा और कब करेगा वो आप समझो। कि आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा था, वो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट, या आपका स्टॉक था गोडाउन में जो पड़ा था वो डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, आपको लॉस होने के बाद फुल क्लेम मिल गया, आपका जो भी लॉस का पैसा था वो पूरा का पूरा आपको वापस दे दिया गया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अब क्या है, जो प्रॉपर्टी थी, जो डिस्ट्रॉयड स्टॉक था या जो डैमेज प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ क्या होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अब उसकी ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास चली गई है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन पे कर चुकी है। अब वो जो डैमेज प्रॉपर्टी है, जो डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करती है, ठीक है, किसी को वैसे ही थोड़े बहुत अमाउंट में बेच देती है, या कैसे उसके ऊपर से कुछ अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करती है, वो इंश्योरेंस कंपनी का काम है। आपको प्रॉफिट कमाने का कोई मौका इंश्योरेंस में नहीं मिलता। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था इंडेमनिटी में कि जितना लॉस हुआ है उतनी ही पेमेंट आपको की जाएगी, एक्स्ट्रा आप अर्न नहीं कर सकते थ्रू इंश्योरेंस। उसी तरह सब्रोगेशन में भी यही है कि मान लो आपकी कोई कार है, कार का एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी तरह से डैमेज हो गई, फुल कॉम्पनसेशन अमाउंट आपने इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया। अब हम वहाँ पे थोड़े से चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि कार के छोटे मोटे पार्ट्स जो हैं वो रिपेयर करवा के मैं बेच दूँगी, मुझे कुछ अमाउंट तो वहाँ से भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है, या एटलीस्ट इसकी जो बॉडी है वो लोहे के भाव तो कहीं ना कहीं बिक ही जाएगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ तो मिलेगा, फुल कॉम्पनसेशन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से भी ले रहे हैं, और मन मन में ये सोच रहे हैं कि ये जो डैमेज, ये जो प्रॉपर्टी, जो ये कार है जो डैमेज हो चुकी है, इसको भी कहीं ना कहीं बेच ही देंगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कमा लेंगे। नहीं, ये कार आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, हैंड ओवर करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी इसके ऊपर जितना अमाउंट रिकवर कर सकती है वो रिकवर करेगी। ठीक है, तो सब्रोगेट करना मतलब प्रॉपर्टी विच वॉज इंश्योर्ड अर्लियर गेट डैमेज, वो प्रॉपर्टी जिसको आपने इंश्योर्ड करवाया था, जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया था, गेट डैमेज, वो डैमेज हो गई, देन आफ्टर गेटिंग compensation from insurance company, insured has to transfer this प्रॉपर्टी टू इंश्योरेंस कंपनी। वो प्रॉपर्टी जिसको आपने इंश्योर्ड करवाया था, जिसका इंश्योरेंस आपने लिया था, वो डैमेज हो गई है। आफ्टर गेटिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम कंपनी, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से उसका फुल कॉम्पनसेशन अमाउंट भी मिल गया है,
तो यहाँ इंश्योर्ड को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी को। मतलब यू कैन नॉट गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम इंश्योरेंस, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन मिलेगी इक्वल टू लॉस इनकर्ड, जितना आपका लॉस हुआ है उसके इक्वल आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी, उससे ज़्यादा आप कमा नहीं सकते। ये कोई कमाई का साधन नहीं है, ये सिर्फ आपके लॉस को कॉम्पनसेट करता है। ओके, फिर एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट क्योज, ये भी बिल्कुल ईजी है वैसे। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज है वो ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके लॉस के बदले में कॉम्पनसेशन देती है, आपको जो है आपके लॉस की रिकवरी करके दी जाती है, ठीक है। लेकिन क्या रहता है इसमें, जो रीज़न मेंशन होते हैं ना पॉलिसी में इंश्योरेंस करवाते टाइम, उन रीज़न्स की वजह से अगर आपको लॉस होता है तो तभी आपको क्लेम मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या बताया गया है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज में ये बताया गया है कि whatever can be the reason of damage of property, they will be mentioned in the policy at the time of entering into contract. If destruction happens due to those reasons which are mentioned in the contract, then insured will get compensation, otherwise not. आपने कुछ रीज़न, 2 रीज़न है, 3 रीज़न है, 5 रीज़न है, वो मेंशन किए हैं कि अगर इन रीजंस की वजह से लॉस हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी रिकवरी देगी, ठीक है। तो वो अगर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप देखें आपने अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं। आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मीन्स यहाँ मैंने क्या लिखा कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दे मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, उन्हें एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाद में डिस्क्लोज होंगी तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा और ना ही कोई आपको उसके ऊपर कॉम्पनसेशन मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है कि इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑफ विच ही इज टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। जिस प्रॉपर्टी का, जिस लाइफ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से, उस पर्सन से जिसका आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप उनसे कनेक्टेड हो, और अगर कुछ भी नुकसान होता है, उनको कुछ भी होता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो नुकसान आपका भी होगा। उसके बाद हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये क्या कहता है कि आपका लॉस रिकवर करके दिया जाएगा। सिंपल ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ना, वो ये कहता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, लॉस होने से पहले वो जिस कंडीशन में था, लॉस होने के बाद उसको उसी कंडीशन में लाया जाए। इंश्योरेंस कंपनी इस पर्पस के साथ चलती है और इस पर्पस के साथ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है अडॉप्ट किया गया है कि लॉस होने से पहले आप जहाँ थे, लॉस होने के बाद भी आप वहीं हैं, ठीक है। वो बैलेंस करना, आपके पास 5 लाख का सामान था, लॉस होने से पहले आपके पास 5 लाख का सामान था, ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट 2 लाख का सामान आपका ख़त्म। अब आप कौन से लेवल पे आ गए, 3 लाख। इंश्योरेंस कंपनी आपको बाकी के 2 लाख देगी, क्योंकि वो आपको क्या कर रही है, लॉस होने से पहले आप कहाँ थे, 5 लाख के लेवल पे थे ना, अब लॉस होने के बाद आप 3 लाख के लेवल पे आ गए, क्योंकि 2 लाख का माल जल गया या चोरी हो गया, तो आपको वो 2 लाख का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी इस पर्पस के साथ कि लॉस होने से पहले आप जहाँ थे, लॉस होने के बाद वहीं उसी कंडीशन में वापस आ जाओ। आपके लॉस को रिकवर करके देगी, बट रिमेंबर वन थिंग, यू कैन नॉट गेट एनी प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। लॉस होने का फ़ायदा नहीं उठा सकते, लॉस है वो लॉस पूरा कर लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, you have to subrogate property in the hands of insurance company after getting compensation from there। जैसे ही किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, डैमेज हुई, आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, आपको आपका पैसा वापस मिल गया। जैसे ही आपको कॉम्पनसेशन अमाउंट मिलेगा, आपको वो प्रॉपर्टी, वो स्टॉक जिसके ऊपर आपको कॉम्पनसेशन मिली है, यू हैव टू ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी टू द इंश्योरेंस कंपनी। उससे कैसे क्या रिकवर हो सकता है वो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज, प्रॉक्सिमेट कोज में कहा गया था कि जो कोज, 2-3 कोज होते हैं जो पॉलिसी में मेंशन कर दिए जाते हैं,
और अगर उन रीजंस की वजह से आपका लॉस होता है तो ही आपको रिकवरी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। हमारा एक प्रिंसिपल और रह गया है एंड वो मैं आपको इसको इरेज कर देती हूँ। प्लीज़ आप लिखना चाहते हैं इसको एक बार लिख लें वीडियो को पॉज करके जल्दी से। ओके, तो ये जो मैंने इरेज किया आई होप आपने लिख लिया फटाफट से पॉज करके। एक और हमारा रहता था वो मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल है ये भी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, सिंपली 2 या 3 इंश्योरेंस कंपनीज मिलके भी आपके लॉस को पूरा कर सकती हैं कंट्रीब्यूशन। लाइक आपकी कोई भी स्टॉक है, लाइक ये, ठीक है, आपकी गुड्स स्टोर हाउस में पड़ी हैं, वेयर हाउस में पड़ी हैं, ठीक है, आपके पास ये स्टॉक है। आपने जो है टोटल 3 कंपनी से, 3 इंश्योरेंस कंपनी है आपकी ABC, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि आपका जितना भी लॉस हुआ, अगर वो चाहें तो ये 3 कंपनीज मिलके, 3 इंश्योरेंस कंपनी मिलके भी आपको कंपनसेट कर सकती हैं। ओके, लेकिन लाइक आपका 6 लाख का नुकसान हुआ है तो आप मैक्सिमम रिकवरी कितने की करोगे, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको मिलेगा 6 लाख रुपीज़ का, जो कि इन तीनों में बटेगा, चाहे वो इसको इक्वल प्रोपोर्शन में दें या किसी भी प्री डिटरमाइंड जो है प्रोपोर्शन में दें, बट मैक्सिमम आपको 6 लाख की कंपनसेशन ही मिलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका 6 लाख का लॉस हुआ है तो वो 6 लाख आपने ए इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लिए, वही 6 लाख बी से और वही 6 लाख सी से, ऐसा नहीं है। मैं आपको बार बार एक बात कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ आपका लॉस कंपनसेट होगा, आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट यहाँ नहीं मिलने वाला। तो टोटल आपका लॉस 6 लाख का है तो मैक्सिमम कंपनसेशन भी आपको 6 लाख की ही मिलेगी। दैट डिपेंड्स ऑन द ABC दिस 3 इंश्योरेंस कंपनी हाउ दे विल कंपनसेट यू इन इक्वल प्रोपोर्शन और इन एनी प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन, ठीक है, दैट विल बी मेंशन इन द पॉलिसी। ओके, सो आज हमने अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस वाला टॉपिक कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया, काफ़ी ईजी थे। जो ये पॉइंट्स हैं थोड़े सा ऐसे पढ़ने में लगते हैं कि इंडेमिनिटी क्या है, सब्रोगेशन क्या है या अप्रोक्सीमेट कोज क्या है, आपने ये टर्म्स पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन इनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है, इजी है और आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। इसके नोट्स बनाने हैं आपने, मुझसे शेयर करें उन नोट्स को। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे पूछ लें। ओके, थैंक यू सो मच।